नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर दक्षिण उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ जहां पूर्व सांसद महापौर सुनील सोनी बीजेपी की तरफ से मैदान में, तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरा पूर्व युवा अध्यक्ष आकाश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने बृजमोहन अग्रवाल के साथ नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है और पुनः बीजेपी यहां पर जीत हासिल करेगी। तो उपचुनाव में जीत का दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के प्रत्याशी ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर रायपुर में जो है अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी से पूर्व सांसद सुनील सोनी और कांग्रेस से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज दिखाई दे रही है और बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को बाहरी बताया था, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये राजस्थानी तो नहीं है, छत्तीसगढ़ का ही है, न छत्तीसगढ़ से कोई कहीं से भी हो सकता है, सरगुजा से हो सकता है, बस्तर से हो सकता है, पर राजस्थान से तो नहीं, कम से कम। कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाई आकाश शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएसआई के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी में काम के युवा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कर रही है और नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कल यानी 24 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, बड़ी गैदरिंग के साथ कल नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज बैठकें रखी है तैयारियों को लेकर। निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी नामांकन दाखिल करेगी। उधर छत्तीसगढ़ राज्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ लगातार पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें एक निश्चित विभाग दिया जाए, साथ ही 27% वृद्धि कर नवीन वेतनमान उन्हें मिले। इसी कड़ी में कंप्यूटर ऑपरेटर संघ वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, हमको पिछली सरकार में प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने उनसे मेल मुलाकात करके हमारे जो सारे समस्या थे उनके कार्यकाल में वो समस्या हमारा निराकरण होते गया है। लेकिन जब से सहायक सरकार बनी है तब से हमारे मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था का ढांचा धान की खरीदी है वो प्रभावित हो रही है। आज किसान परेशान है, हम भी परेशान है, हमारे परिवार भी किसान है, तो हम कहीं न कहीं किसान के परिवार से हैं। पूरे किसान परेशान है और हमारे वहाँ नहीं रहने से पूरा पंजीयन का कार्य ठप पड़ा हुआ है और केवल पंजीयन के लिए मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में पंजीयन का कार्य कैसे पूर्ण होगा ये हमको भी चिंता है और किसान को भी चिंता है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। अभी आपको अपने बंगले में ज्ञापन सौंपा है, समय मिला है मंत्री जी से मुलाकात करने का? जी, मंत्री जी नहीं है अभी। हमको बताया गया कि मंत्री जी प्रवास पर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मंत्री जी आएंगे हमको बुलाएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और उन पर निराकरण भी करेंगे। हम लोग 27 से 39 है पूरे प्रदेश भर में। अभी जिस प्रकार से धान खरीदी आने वाली है, पंजीयन होने वाले हैं, आप भी थोड़ा सा देखिए क्योंकि धान खरीदी में सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, हमारी मजबूरी है कि धान खरीदी को हम प्रभावित नहीं करना चाहते थे, इसलिए पंजीयन से पहले हमने अपने मांगों को वहां तक पहुंचाना चाहा। जुलाई में भी 3 दिन का सांकेतिक धरना किया, उसके बाद ज्ञापन दिए, उन पर निर्णय नहीं आया, विचार नहीं किया गया। फिर पुनः हमको
अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा और आज हड़ताल के 35वें दिन भी शासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से धान खरीदी बाधित होगी और यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम 14 नवंबर से जो धान खरीदी की प्रारंभिक तिथि है उससे पूरे प्रदेश भर में 27 से 39 ऑपरेटर कलम बंद काम बंद करके धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। वेतन विसंगति की भी बात कह रहे हैं जी, ये भी आपका एक मुद्दा है। जी, हमारा मुद्दा केवल दो ही में बताया, विभाग का तय कर दिया जाए और वेतन वृद्धि कर दिया जाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे, क्योंकि सरकार का ही नियम में लिखा हुआ है, उसका वित्त निर्देश है कि इनको इतना दिया जाए, बाकी विभाग को दिया जा रहा है, केवल हम ही को छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि हम 24 घंटे काम करते हैं। जहाँ काम करते हैं उस जगह में इतने काम है कि हमारे लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। तो केवल 27% वेतन देने में सरकार इतना कोताही क्यों बरत रही है? अपना परिचय। मैं विनोद जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। क्या कुछ मुद्दे? मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर जिला शक्ति से। हमारा छोटा सा 2 सूत्री मांग है। पहला विभाग तय किया जाए और दूसरा पिछला 1 वर्ष हो चुका है वित्त निर्देशानुसार 27% की वृद्धि उसको दिया जाए। एक चीज और थी कि दूसरा का भी ताला बंद है, आपको दूसरा भेजा जा रहा है। जी हाँ, टूटा में अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है करके वहाँ से हमको कल निकाल दिया गया है और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं। हमारे लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन जो धरना स्थल बनाई है हड़तालियों के लिए, वो जगह को भी कुछ निर्माणाधीन कार्य करा रही है, तो हमारी मजबूरी है कि हम अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ हमारे वित्त मंत्री के बंगले में आए हुए हैं। क्या आश्वासन? वित्त मंत्री जी तो है नहीं, लेकिन उनके जो सहायक हैं अधिकारी वर्ग, वो हमारा ज्ञापन को लेकर के गए हैं और आपकी बात को हम साहब तक पहुँचाएंगे बोले हैं। कितने हम लोग पूरे 33 जिला में 2739 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आने वाले समय में धान खरीदी भी है, पंजीयन का समय भी आ रहा है। मात्र 11 से 12 दिन बचा हुआ है पंजीयन समाप्ति का, फिर पुनः धान खरीदी शुरू होना है। अभी पंजीयन का कार्य पूरी तरह ठप है, क्योंकि हम 35वां दिन है ये हमारा। सरकार हमको आके विभाग दे देगी, तुरंत हम रातों रात उनका पंजीयन का काम करके अगले दिन धान खरीदी का कार्य हम कर सकते हैं। 17 वर्षों का हमको अनुभव है। शासन को पके पुकाए खीर मिल रहे हैं, हम मंझे हुए हैं। हमारे जितने ईमानदार और जिम्मेदार जवाबदार कर्मचारी शासन को मिलेगा भी नहीं, मैं लिख के देती हूँ। आने वाले समय में क्या रणनीति? हमारी रणनीति यह है कि शासन यदि हमारी मना स्थिति को तो धीरे धीरे कमजोर कर रही है, क्या पता हम कभी आत्महत्या करने पे उतर आए। मना स्थिति खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है। पिछली सरकार में भी आप लोगों के द्वारा किया गया था, इस बार भी किया जा रहा है। पिछली सरकार में भी किया गया था, लेकिन उन्होंने भी हमको विभाग नहीं दिया। अभी वर्तमान सरकार ने भी हमको विभाग नहीं दिया है। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ धान खरीदी। उधर प्रदेश के ड्राइवर महासंगठन ने पूरे प्रदेश भर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इसी क्रम में जांजगीर चांपा जिला इकाई ने जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष विशाल यादव के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां उनकी मांगें पूरी न होने पर आगे चलकर अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करने की बात कही गई। मैं छत्तीसगढ़ और महासंगठन से जिला अध्यक्ष विशाल यादव चांपाई का रहने वाला हूं, जिसमें हमारे 3 सूत्र मांगों को लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट महोदय जी को कलेक्ट्रेट में आकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारा 3 सूत्र मांग है, जिसमें ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किया जाए, ड्राइवर आयोग किया जाए, आयोग का गठन किया जाए और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का स्थापना किया जाए और 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर घोषित किया जाए। अगले 2025 में 15 जून से लेकर के ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़। सर, मैं रोहिणी तरन, जिला मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से। सर, यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए थे हमारे ड्राइवर आयोग के लिए, जिसे अभी अपर कलेक्टर को दिए हैं। कलेक्टर महोदय के पास नहीं गया है हमारा आवेदन, तो हमको यही 3 सूत्री मांगों के लिए आए हैं सर यहाँ पे, जिसमें ड्राइवर आयोग का निर्माण होना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर हो और हमारा 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाया जाए। सर, बस यही मांगे लेके यहाँ पे आए थे और हमारे पूरे जिले का है ये, पूरे राष्ट्र का है। पूरे राष्ट्र में आज के दिनांक में सभी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। तो संगठन है सर, तो आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे संगठन द्वारा सर सेल्फ खुद से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम लोग चलाएंगे, जिसमें धरना प्रदर्शन होगा ड्राइवरों के द्वारा ऑल छत्तीसगढ़ में होगा, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में सर।
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आकाश शर्मा को बधाई दी है और इस दौरान उन्होंने दक्षिण में कांग्रेस की जीत का दावा किया है और सुनील सोनी को निष्क्रिय नेता बताया है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा जी को कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। धन्यवाद हाईकमान को। और कहीं न कहीं पार्टी ने यूथ चेहरा को मौका दिया है। आकाश शर्मा कोई नया नहीं है। आकाश शर्मा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किए। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से काम किए। काफी लंबा अनुभव है। संगठन को काफी उन्होंने काम किए हैं। और इसके साथ ही निश्चित रूप से आकाश शर्मा जी को पहली बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में। इसका कहीं न कहीं पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा के मतदाता इस समय बदलाव चाहते हैं, इस समय परिवर्तन चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा पे दांव लगाई है वो चेहरा निष्क्रिय चेहरा है और कांग्रेस ने एक युवा चेहरा पर दांव लगाया है। तो कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण विधानसभा सीट को, ऐसे में जो वरिष्ठ हैं उनको छोड़ के एक युवा चेहरा को आपने बनाया है प्रत्याशी, पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास दक्षिण विधानसभा में चेहरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए किसी को प्रत्याशी बनाना आसान काम भी नहीं था, बहुत कठिन काम था। एक से एक नाम, एक से एक दावेदार, इतने मजबूत दावेदार। लेकिन प्रत्याशी तो कोई एक ही हो सकता है। इसलिए आलाकमान को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी थी। आलाकमान ने जो निर्णय किया, प्रत्याशी बनाया, वो हम लोगों के लिए शर्मान्य है। लेकिन आकाश शर्मा बेदाग, निर्विरोध, निर्विवाद और मजबूत चेहरा है। कहीं न कहीं इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। आने वाला समय ये युवा छत्तीसगढ़ है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ में युवाओं का राज रहेगा और छत्तीसगढ़ में युवा ही क्रांति ला सकते हैं। ये हो सकता है, इन भावनाओं के साथ युवाओं को मौका मिला है। और मैं समझता हूं इस समय दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, दमदारी के साथ लड़ेगी और इस समय पूरी तरह दक्षिण विधानसभा का हम जीतने के लिए लड़ेंगे। और दक्षिण विधानसभा का इस समय 34 साल का इतिहास हम बदलेंगे। तो आपके और दावेदार हैं, उन्होंने भी नामांकन ले लिया, कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे, उनको कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी दावेदारों से जितने हो सके उतना मैंने 1 to 1 पहले ही चर्चा किया है। सभी लोगों ने पहले ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी जिनको भी टिकट बनाए दे दे। हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे और मजबूती के लिए पार्टी के साथ काम करेंगे। कन्हैया अग्रवाल ने सुबह ही कहा था कि जो युवा रहते हैं वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रह पाते हैं। देखिए, कन्हैया अग्रवाल जी आज भी मेरे साथ कार्यक्रम में थे, मुलाकात भी हुई। सभी लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या ये चैलेंज माना जाए, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ गद्दावर नेता है, 2 बार के महापौर रह चुके विवेक प्रत्याशी सुनील सोनी हैं, ऊपर से महापौर भी रहे, तो ऐसे में क्या माना जाए चैलेंज है? आप सुनील सोनी को गद्दावर नेता कहते हैं? एक माना जाए तो नेता ही है। कैसे मान सकते हैं आप? पूर्व सांसद भी रहे हैं, 2 बार के महापौर भी रहे हैं। क्या उपलब्धि है सांसद रहते, महापौर रहते? क्या उपलब्धि है? क्षेत्र की जनता जाकर बता दे। सबसे निष्क्रिय सांसद 11 लोगों में, मैं तो साथी सांसद रहा ना उनके साथ में सांसद रहा हूं 5 साल। सबसे निष्क्रिय सांसद का अगर किसी को प्रमाण पत्र है तो सुनील सोनी को है। अगर उसको आप कद्दावर नेता बोलते होंगे तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है, रायपुर की जनता जानती है, दक्षिण विधानसभा की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा निष्क्रिय अगर कोई व्यक्ति रहा तो सुनील सोनी है। तो एक तरफ निष्क्रिय चेहरा, एक तरफ युवा चेहरा और सक्रिय चेहरा, दोनों चेहरा को जनता को तय करना है। और कहीं न कहीं पार्टी ने युवा चेहरा पर दांव लगाया है और इसका फायदा मिलेगा।
भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभा विधायक को भी वहां पर झोंक दिया दक्षिण के एक चुनाव के लिए। क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, धनबल का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जनता का मूड इस समय बदल चुका है। दक्षिण विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में इस समय मौसम बदल चुका है और इस समय जनता चाहती है कि बदलाव, तो कहीं न कहीं उनके लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा विकल्प है और इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से आकाश शर्मा प्रत्याशी बनाया गया है और आकाश शर्मा राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है ये पीसी और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है उसके बाद प्रेस वार्ता की। उधर महासमुंद पिथौरा खंड चिकित्सा अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा के संयुक्त टीम ने 2 झोलाछाप डॉक्टर्स पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि बीते कई सालों से अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे चंद्रहासिनी दवाखाना संचालक सुशील कुमार प्रधान व राय क्लिनिक संचालक रणजीत राय के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स बिना लाइसेंस के आम ग्रामीणों का इलाज करते हैं। अधिकारी राजस्व के टीम के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार पिथौरा और बीएमओ पिथौरा तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से झोलाछाप कार्रवाई की गई, जिसमें सांकरा में परसवानी रोड में चंद्रहासिनी दवाखाना और राय क्लिनिक दोनों में छापामार कार्रवाई कर क्लिनिक को बंद कर दी गई है। आगामी आदेश तक कार्रवाई चालू है। अभी वर्तमान में एक क्लिनिक को हम और जांच किए थे पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत और गए थे अस्पताल में जांच में। ये अब 2 झोलाछाप के ऊपर फिर अब कार्रवाई चालू है। तो वर्तमान में अभी इसके ऊपर नियमित रूप से कार्रवाइयां अब चालू हैं। कुछ दिनों में समस्त झोलाछाप को ताला लगाने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन केंद्र गुरबाइन डबरी में हुए फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंगेली के धान उपार्जन केंद्र गुरबाइन डबरी में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी रामदास बजरंगा बंजारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने धान खरीदी प्रभारी के पद पर रहते हुए यह फर्जीवाड़ा किया था। खरीदी जो पिछले वर्ष 2023-24 में हुई, उसमें कुछ एक समितियों के द्वारा खराब कार्य किया गया, कुछ एक समिति के द्वारा गबन भी किया गया। हालांकि अधिकतर समितियों ने बेहतर कार्य किया था। खराब कार्य करने वाले समितियों में जो लोग कार्य कर रहे थे उनके कार्यों की जांच कराई गई। जांच कराए जाने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, क्योंकि उसमें क्रिमिनल सेक्शन से फैक्ट हो रहे थे। जिला पुलिस मुंगेली ने पुलिस कप्तान भोजराम पटेल जी के मार्गदर्शन में 2 ऐसे अपराधियों को खोज निकाला जो पुलिस को काफ़ी दिनों से चकमा दे रहे थे और जिन्होंने धान खरीदी में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले किए थे, जिससे शासन को क्षति हुई थी। उन अपराधियों को पुलिस ने चौकन्ना रह के और गंभीरता से काम करके उनको गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं, कानून की हिरासत में हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि धान खरीदी की प्रक्रिया में शासन प्रशासन का सहयोग करें। जो हमारा सहयोग करेंगे हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की सुनियोजित साजिश की जाती है तो उसकी जांच करके उनके ऊपर आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। प्रशासन और पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। धान खरीदी से संबंधित एक गबन का मामला लालपुर थाना क्षेत्र में 120 क्रमांक 2024 और 121 क्रमांक 2024, जिसमें धोखाधड़ी के मामले में अपराध 5वें महीने में दर्ज हुआ था। इस संबंध में मुख्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध संबंधित विभाग से रिपोर्ट प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुआ था, रामदास बंजारा। ये रामदास
इस टाइप के हमारे ज़िले में कई FIR हुए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पूर्णचंद यादव को भी गिरफ्तार किया। लेकिन ये व्यक्ति जो था रामदास, इसने 91,68,374 रुपये का गबन का मामला दर्ज हुआ था। निश्चित रूप से ये धान खरीदी के संबंध में बहुत बड़ा गबन का ये केस है। संबंधित व्यक्ति के लिए ये इस जिले से फरार था। इसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों ने एडिशनल SP के सुपरविजन में साइबर की अपनी एक टीम बनाई हुई थी और संबंधित थाना प्रभारी भी उस टीम में था। इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने कई सारी टेक्निकल इनपुट्स, मैनुअल इनपुट्स हम लोगों ने लिए। साथ ही साथ प्रशासन के संबंधित विभाग और आदरणीय कलेक्टर साहब की पूरी टीम की भी लगातार हम लोगों को सहयोग सूचना के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इन सभी लोगों के ज्वाइंट प्रयास से हम लोगों ने 2-3 राज्यों में इसके लिए टीम भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में हमारा मैनुअल इंट के द्वारा सभी चीज़ों का जुड़ाव हुआ और हम लोगों को सूचना मिली कि बिलासपुर के तिपरा क्षेत्र में रामदास के जो पुराना फोटो था उससे मिलता जुलता एक व्यक्ति वहां पर घूम रहा था। संबंधित हमारी टीम गई और वहां पर रेड मारा। रेड मारने के बाद में हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूछताछ करने पर इसकी पुष्टि रामदास के रूप में हुआ और हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया और आज हम इसको माननीय न्यायालय के सामने में पेश करेंगे। निश्चित रूप से यह व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिसने शासन को, प्रशासन को, पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इसमें एडिशनल SP पंकज पटेल के सुपरविजन में विवेचना होगी और समय पर सभी सारे सबूतों को इकट्ठा करके चालान पेश होगा। और हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि धान खरीदी और इस टाइप के मामले में इनको सजा मिले और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का क्राइम करने के बारे में ना सोचे। उधर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और स्वीप के जिला नोडल अधिकारी विश्वदीप के मार्गदर्शन में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के लिए वर्धमान द स्कूल के छात्रों ने एक विशेष मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में विद्यार्थियों ने 100% मतदान के नारे लगाए और विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर 13 नवंबर लिखकर एक संदेश दिया कि हर वोट महत्वपूर्ण है और छात्रों ने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार और मित्रों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे ताकि लोकतंत्र की मजबूती में योगदान कर सकें। स्कूल के छात्रों ने आयोजन किया और मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने जो है यहां पर संदेश देने की कोशिश की। 13 नवंबर लिखकर जो है मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश। तो मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया गया है। मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। 13 नवंबर लिखकर जो है तस्वीर देखिए आप, जिसमें मानव श्रृंखला बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।